सभी देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम है न्यूज़ एंड व्यूज़ और आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ये महज खबरें नहीं हैं, ये बदलते पाकिस्तान का ऐलान है। कौमी यकजहती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस और रियासती रिट पर दो टूक मौकिफ जो है वो इस वक्त हमारे सामने है। 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफवाज ने वाज़ेह किया है कि दाखिली या खारजी किसी भी खतरे को कौमी इत्तेहाद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अस्करी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत हुई है। अमेरिकी जरीदे दी डिप्लोमेट और फॉरेन पॉलिसी जैसे मोतबर आलमी जराए ने 2025 को इत्तेमाद और साख का साल करार दिया है। इसके साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद की सियासत एक बार फिर मुज़ाकिरात और महाज आराई के बीच फंस चुकी है। एक तरफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वज़ीर आज़म की पेशकश पर आमादा है और नए मिसाक शफाफ इंतखाबात और पार्लिमानी बालादस्ती की बात हो रही है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर इनकारी है। मतलब इनकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहात है, ऐसी कौन सी बातें हो जाती हैं कि क़यादत की अगर बात कर ली जाए, कुछ लोग जो है वो उस चीज़ पर राज़ी हो जाते हैं, कुछ लोग जो है उससे इनकारी होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे, लेकिन उसके साथ बात होगी कि पंजाब में प्रॉपर्टी ऑनरशिप के हवाले से जारी तनाज़े ने हुकूमत और अदलिया के दरमियान नए बयानी को जन्म दे दिया है। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस 2025, जिसका मकसद ज़मीनों और जायदाद के मालिकान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कब्जा मौफ़े के खिलाफ फौरी कार्रवाई था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम के हुक्म इम्तना के बाद मुअत्तल भी कर दिया गया। इस फैसले के बाद एक तरफ हुकूमत और वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस मुअत्तली पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है, तो दूसरी जानिब अदलिया और वकला बरादरी ने कानून की आईनी हैसियत और शहरी हुकूक पर इसके असरात को बुनियाद बनाकर फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तारिक सुमैर, शकील करार, सगीर चौधरी, असगर चौधरी, तमाम जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं इन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगी तारिक सुमैर आपसे। पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि हम जिस भी स्क्रीन पर बैठे हैं तो पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है वो पूरी दुनिया को दिखाया जाए। अब पूरी दुनिया इस चीज़ की मोतरफ है कि पाकिस्तान अमन का दाई है और पाकिस्तान अमन चाहता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीफ़ें वो तो हम हर ही स्क्रीन से मुलाहिज़ा करते हैं, देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ़ें, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी आकाशा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सबसे पहले तो मैं आज एम न्यूज़ की जो कल लॉन्चिंग हुई है बाज़ाब्ता तौर पे मैनेजमेंट को मुबारकबाद दूंगा, सारी टीम को। सब ने अंत तक मेहनत की है, कोई शक नहीं। और अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है बड़ी अहमियत की हामिल है, होती है हर कुछ अरसे बाद होती है। उसमें जो एलामिये में 2-3 बातें अहम की गई हैं कि कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो सियासी अनासर हों या किसी और शक्ल में हो। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। दहशत गर्दों को पैगाम दिया गया है और एक सियासी जमात को भी पैगाम दिया गया है, उसके सोशल मीडिया को ख़ास तौर पे पैगाम दिया गया है कि वो जिस एंगल से एंगलिंग करके प्रोपेगेंडा करते हैं इदारों के ख़िलाफ़। फिर आपने जो बात की है अमरीकी मीडिया में मोतबर इदारे माफ़ी चाहता हूँ, मोतबर इदारे हैं दो, उन्होंने जो तजियाती अपनी रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान की अहमियत कितनी बड़ी है और पाकिस्तान को 2025 का जो साल है पाकिस्तान के लिए तारीख़ी साल साबित हुआ है मार्का हक के बाद। और फील्ड मार्शल की जो पजीराई हुई, पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे सफारती महाज पे पाकिस्तान बुलंदियों पे है और इंडिया फर्स्ट का जो नारा है वाशिंगटन में ओवल ऑफिस में वो ख़त्म हो गया। अब ओवल ऑफिस में नारा अगर लगता है, कोई बात होती है तो पाकिस्तान की होती है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की होती है, फील्ड मार्शल की होती है, फिर 8 त्यारों की होती है। आपको पता है सदर ट्रंप जहाँ भी जाएं, मौजू अफ्रीका हो, एशिया हो, कुछ भी हो, कोई इंटरनल मामला हो तो वो उस पर बात करते हैं कि 8 त्यारे गिरे। तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। फिर आप देखें कि जो इंडिया का जो किरदार है, इंडिया पर टैरिफ आयद हुआ, इंडिया की इक़्तिसादी सूरत हाल देख लें, तवील अरसे बाद इंडिया दबाव में आया है, सफारती सतह पे उसको वो लिफ्ट नहीं है जो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान इतना खुशकिस्मत मुल्क है इस वक्त कि पाकिस्तान की क़यादत में बड़ी कम्बिनेशन आपस में। फिर आप देखें कि बैक वक्त हमारे बीजिंग के साथ और वाशिंगटन के साथ एक जैसे ताल्लुकात हैं। सी पैक का मंसूबा फ़र्स्ट फ़ेज़ मुकम्मल हुआ बड़ा कामयाबी से, अब सेकंड फ़ेज़ पे काम जारी है। कल एक बड़ा सेमिनार भी हुआ सी पैक मीडिया फोरम का, वहाँ भी बड़ी बातें हुई, वहाँ वज़ीर इत्तलात भी थे और चाइनीज़ एम्बेसडर भी थे, बाकी भी
हजरात थे, मुशाहिद हुसैन सईद साहब थे, तो 63 पॉइंट उन्होंने बनाया है कि आगे कॉपरेशन कैसे होनी है। जो नई इन्वेस्टमेंट आ रही है चीन से, उसका भी तस्करा हुआ। तो आप देखें कि हर तरफ पाकिस्तान की पजीराई की बात हो रही है। मैं आखिरी बात करता चलूँ ताकि आपको मुझे रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। आखिरी बात जो एलामिया है उसमें है कि जी चाहे वो अनासर सियासी हों या गैर सियासी, मतलब या किसी और शक्ल में हों, यानी किसी और शक्ल वाले दहशतगर्द जो सियासी हैं, कि वो कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने की यहाँ अक्सर अटैम्प्ट की जाती है। पाकिस्तान की जो कौम है वो इंडिया के ख़िलाफ़ है और फ़ौज के साथ है, इसमें कोई तकसीम नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बाज़ अनासर हैं जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के अंदर बैठ के और पाकिस्तान से बाहर बिलखसूस बैठ के एक प्रोपेगेंडा करते हैं, एक तासर देते हैं, और इतना ख़तरनाक प्रोपेगेंडा बाज़ दफ़ा उनका होता है। तो फिर उसका अब काउंटर नैरेटिव की बात होनी चाहिए। काउंटर नैरेटिव जो है वो बन रहा है। अवाम जो हैं वो समझ गए, इनकी बातों में नहीं आ रहे। अवाम ने बिल्कुल इनको उस हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो बाकी सियासी मामलात हैं वो आगे चल के बात होगी तो मैं कर लूँगा आगे चल के। शकील करार साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी और इस पे मैं आपका तज्जिया लेना चाहूँगी, अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहूँगी कि पाकिस्तान को इस वक्त सफारती महाज पे आप कहाँ देखता है, और इसके साथ साथ एक वाज़े तौर पर जो आज कहा गया कि पाकिस्तान को विनर करार दिया गया और भारत को लूज़र करार दिया गया, इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? शुक्रिया आकाशा। बिल्कुल ये बात तो अब हकीकत बन चुकी है कि पाकिस्तान का दुनिया में अब नाम लिया जा रहा है इत्मीनान के साथ, और पाक फ़ौज की जो पेशावराना और महारत सामने आई है, और जिस तरह अब दुनिया कह रही है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को चंद घंटों में ज़मीन पर गिरा दिया। जो आसमान की बुलंदियों पर थे उनको ज़मीन पर ला के पटक दिया, और अभी तक वो उनके जो ज़ख्म है वो हरे भरे हैं और इस तरह ही रहेंगे। सूरत हाल ये है कि देखिए, आम सी बात अगर करूँ तो यूरोप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर अगर कोई स्ट्रीट क्राइम होता है तो उसको नेशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। उसकी क्या वजह बताते हैं कि जी इससे जो टूरिस्ट है, जो टूरिज़्म उस मुल्क में हो रही है उस पर मनफी असरात पड़ेंगे, जिसके मुल्क पर जो मईशत है उस पर मनफी असरात पड़ेंगे, इसलिए वो छोटे मोटे क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते। हमारे यहाँ अगर कुत्ते को पत्थर मार दे तो उसको भी रिपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं इसी को लिंक करते हुए कि हम पाकिस्तानी बगैर सोचे समझे ट्विटर पर, बाकी सोशल मीडिया पर हम जो दिल में आता है लिख देते हैं, बोल देते हैं, किसी का कोई किसी पे कंट्रोल नहीं है। आप सुबह ट्विटर खोलें तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे सबसे बुरे अदारे की बात हो रही है। ऐसे ऐसे अल्फाज उसमें लिखे जाते हैं कि शायद हम आम हालात में पढ़ भी ना सकें, उसको हम अदा भी ना करना चाहें। तो मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ कि आप अगर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ आप लिख रहे हैं तो क्या आपको पैसे मिलते हैं या सवाब मिलता है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये बात देखना मंतक की बात है कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं। हम अपने मुल्क की बात करें ना, हम अपने मुल्क की बात करें कि दुनिया को बताएं कि हम पिछले 50 साल से दुनिया को बता रहे हैं कि हम दहशतगर्द नहीं है, हम एक पुरअमन कौम है, पुरअमन मुल्क है। और अब दुनिया इतने सालों के बाद जाके मानने को तैयार हुई है कि हम पुरअमन कौम हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, और हम दुनिया में भी अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। हम अपने पड़ोसियों के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन पड़ोसी अगर भारत हो, अफ़गानिस्तान हो, जो बार बार आपको उकसाए और हम फिर भी सब्र का मुजाहरा करें, तो कब तक करेंगे? लेकिन अब फ़ौज भी उसमें भी सवाल उठते थे कि फ़ौज ने भर वक्त और भरपूर जवाब देकर इन दोनों ममालिक समेत दुनिया को बता दिया है कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान को कमज़ोर ना समझा जाए। और बिल्कुल ठीक बात कही ISPR की प्रेस रिलीज़ में कि जो भी अनासर हैं, हम खुद इस बात के हामी हैं कि जो भी अनासर हैं, सियासी हैं या गैर सियासी हैं, जो हमारे मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बात करें, हमारे दफाई इदारों के खिलाफ बात करें, उनके खिलाफ बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को ये इख्तियार नहीं है कि किसी हमारे अपने मुल्क के बारे में या मुल्क की दफाई इदारों को इस तरह उनका नाम पामाल किया जाए, उनको बेइज्जत किया जाए और बिला वजह। आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है कि आप हमारा फ़ौज के बारे में कोई मनफी बात करें। आप देख लें कि आइन क्या कह रहा है, आपका जो आइन है वो किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है इन इदारों को। तो हम तो बात करें अपने मुल्क की तरक्की की बात करें, पॉजिटिव बात करें ना। तो आप मतलब इसको मेरा नहीं ख्याल कि इसको चीज़ों को इस तरह खुला छोड़ना चाहिए। जो भी अनासर हैं हम इसके हामी हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों को के साथ कानून के मुताबिक उनके साथ निपटना चाहिए, चाहे वो अनासर पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं।
हाँ बिल्कुल। सकीर चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी और वही सवाल आपके सामने रखूंगी कि पाकिस्तान को सफारती महाज पे कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि मई 2025 की फौजी झड़पों और दाखिली इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों ने पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक साख किस हद तक मजबूत किया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आकाशा, मैं अपने नाजरीन और जो हमारी मैनेजमेंट है एम न्यूज़ की, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और इस पुरमसरद मौके पे जहाँ तक बात है कि कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इआदा किया गया और उसमें जहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के मुतल्लिक और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो होने वाली ऑपरेशंस हैं उसके मुतल्लिक बातचीत हुई, तो वहाँ ये डिस्कशन भी हुई। और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने से मुतल्लिक अर्ज़ कर देता हूँ कि ये है क्या, बेसिक इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि देखें, जो रेट होती है किसी भी स्टेट की, उसको चैलेंज अगर किया जाएगा तो वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। जिस तरह कि 9 मई को हुआ था कि स्टेट की रेट को चैलेंज किया गया था। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारी फ़ौज है वो भी स्टेट का एक मजबूत पिलर है। जहाँ तक है आपका सवाल के सफारती सतह पर, तो देखें सफारती सतह पर पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से उसका एक नक्शा पेश किया गया भारत की जानिब से या दीगर कुछ ममालिक की जानिब से, जिसमें इजराइल और अफ़गानिस्तान भी अब शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान वो है नहीं। पाकिस्तान तो हर लिहाज से बहुत बेहतर और अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है, पुरअमन है। कहते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी है। आप कुछ अर्सा पहले तक देखें तो कहा जाता था कि ये ग्रीन पासपोर्ट जो है इसको लाइन से इधर हटा दें, ये मशकूक लोग हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान की इज़्ज़त हो रही है। और इज़्ज़त क्यों हो रही है? मार्का हक की वजह से। और देखिए, दुनिया दो चीज़ों के ऊपर जो है वो किसी भी मुल्क जो है उसके बड़े या छोटे होने का या उसका एक्सपेरिमेंट करती है कि वो मुल्क किस लेवल पे है। तो मार्का हक में चूँकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मार्का हुआ एक बड़े मुल्क के साथ जो अपनी 5वीं बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत अपने आप को समझता है, और सिर्फ चंद घंटों में पाकिस्तान की जो फ़ौज थी, प्रोफेशनल फ़ौज और अंडर कमांड फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की निगरानी में उन्होंने जो एक इतना बड़ा मार्का जो है वो सर किया, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया ने उसको माना। अब देखें कि हर मुल्क का जो सरबराह है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ अभी कल आने वाले हैं, कुछ दौरा करके चले भी गए हैं। हमारे साथ लोगों के अब दिफाई मुआदे शुरू हो गए हैं। देखिए, लीबिया ने दिफाई मुआदा किया हमारे साथ, इसके अलावा और बहुत सारे ममालिक ने किया। वो क्यों किया? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर अब आलमी सतह पर और सफारती सतह पर एतमाद जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और आप देखें कि दुनिया की सुपर पावर, उसको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की तारीफ़ करने की? वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म भी हैं। वो सियासी लिहाज से तारीफ़ हो गई, और हमारे फील्ड मार्शल को वो एक अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहते हैं। इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि पजीराई जो है वो दुनिया में बिल्कुल कहीं नहीं, हमें मिसाल ही नहीं मिलती। वो दो शख्सियात का नाम लेते हैं और बबांगे दोहल लेते हैं, और मेरा ख्याल है कि पहले 56 मरतबा काउंट हुआ था, तो अब मेरे ख्याल 100 से क्रॉस कर गया ये फिगर, कि इतनी मरतबा उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल का और पाकिस्तान का नाम लिया। तो ये हमारे लिए प्राउड है। अब हमारा ये भी मुल्क कोई दूसरों से कम नहीं है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा मिनरल्स और माइंस हैं, मादनियात हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। हमारे पास गो के वसाइल की कमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये वसाइल जो हैं वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे, और हमारा जो मुल्क है वो भी तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। तो इसलिए हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो लोग अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क बैठकर ट्वीट कर देते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि वो इस मुल्क की पैदाइश हैं। इस मुल्क ने उनको बड़ा किया, यहाँ से उनको फेम मिला, और उसके बाद अब वो भाग गए हैं, और किसी के इशारों पे अगर वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो वो ट्रेस हो जाएंगे और उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। करना चाहिए। बिल्कुल असगर चौधरी साहब, आपके जानिब बढ़ना चाहूँगी, और आपके सामने सारी सिचुएशन है। मतलब पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज है उस पर पूरी दुनिया बात कर रही है। कहते हैं ना, तारीफ वो हो जो दुश्मन भी करे। तो तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं। इसके अलावा मैं चाहूँगी आपसे जाना कि क्या ट्रंप इंतजामिया के तहत पाकिस्तान ने वाशिंगटन में गैर मामूली रसाई और एतमाद हासिल करके ये जो पाक अमरीका ताल्लुकात है ये बहुत हद तक मजबूत हो चुके हैं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से?
जी बहुत शुक्रिया आकाशा मैं कोशिश करूंगा जो मेरे दोस्त बात कर चुके हैं मैं कोई वो रिपीट ना करूं। जी। और जिस तरह प्रेसिडेंट लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रख यस सकते हैं। जिस तरह जी। देखें ना प्रेसिडेंट मोदी कहते थे ना कि मेरी छाती 56 इंच की चौड़ी हो चुकी है। वो गुजरात में बुचरफ गुजरात ने एक जलसा किया था जी। और वहाँ पर उसने बताया था प्रैक्टिकली आज हमारी जो छाती है ना वो 56 इंच चौड़ी हो चुकी है। 5 मई को एक अलग पाकिस्तान था। 5 मई के पाकिस्तान को दुनिया किसी और नज़र से देखती थी, मगर जो 10 मई का पाकिस्तान था ना वो बिल्कुल एक अलग थलग था और पूरी दुनिया को उस पाकिस्तान ने विरताए हैरत में डाल दिया था। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियाँ और कौम जो पाकिस्तान की है उसकी कामयाबी। देखिए मैं थोड़ा सा रिकॉल ज़रूर करवाना चाहूँगा। जहाँ पर एक जानब मेरे मुल्क की रेंजर्स का नौजवान उसके हाथ में बंदूक थी और वो ड्रोन को निशाना बना रहा था, तो उसी के साथ एक सिविलियन था जिसके हाथ में 12 बोर गन थी और वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई। और फिर जब अली सुबह जब वो मिसाइल चलने लगे तो ये कौम अपनी निगरानी में मिसाइल चला रही थी और ये दुनिया में शायद पहला मौका था। इससे पहले दुनिया की वार हिस्ट्री में मुझे ये चीज़ें कहीं नज़र नहीं आई हैं। तो ज़ाहिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो 5 और 10 के दरमियान कह रहे थे ना कि ये पाकिस्तान और इंडिया का अपना मसला है जी, 1500 साल से ये जंग लड़ रहे हैं, उन्हें तो दुरुस्त हिस्ट्री का भी नहीं पता था कि ये कितने अरसे से ये मसला है, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये ख़ुद ही देख लें। तो वो फिर किस तरह मजबूर हुए और वो जो अपने आप को एशिया की कुव्वत समझता था, जो समझता था कि जनूबी एशिया का थानेदार है, वो किस तरह घुटनों के बल आया। अब ये तारीख़ में सुनहरे अल्फाज से लिखा जा चुका है। फिर इस पूरे जो 10 मई से लेके आज तक 25 दिसंबर आज, आप ये भी देखेंगे जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के, उनको ये भी एजाज़ हासिल है और ये किसी और को नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप उन्हें लंच के ऊपर बुलाते हैं। ये वही पाकिस्तान है। अब दुनिया के जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पर पाकिस्तानी डेलीगेशन जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाते हैं, फील्ड मार्शल जाते हैं वहाँ पर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। मिडिल ईस्ट पूरे को देख लें और अपने पाकिस्तानियों से पूछें कि उनकी छाती कितने इंच की चौड़ी हुई है, कि उनका अब वहाँ पर फ़ख्र मान कितना बड़ा है। जो पहले उन्हें कहा जाता था, क्योंकि बदकिस्मती से हम ही कहते थे ना कि माफ़ करना मांगने के लिए नहीं आए, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो एक वो 5 मई से पहले वाला पाकिस्तान था और एक 10 मई के बाद वाला ये पाकिस्तान है। बिलाशुबा इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल की लीडरशिप में अफवाज पाकिस्तान को जाता है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप में हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। एक चीज़ में ज़रूर मैं तारक साहब ने 2-3 चीज़ें कही हैं, मैं सिर्फ उन्हें वन लाइनर मुख्तसरन ये जवाब देना चाहता हूँ। सर यकीन करें कि इसके अंदर आलिजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम उन्होंने नहीं लिया, जिस जनब आप इशारा दे रहे हैं ना, एक सियासी जमात। सर इसमें हैंडलर वो हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, हैंडलर वो हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, हैंडलर वो हैं जो इजराइल से ये सोशल मीडिया हैंडल हो रहा है, हैंडलर वहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारी एजेंसीज बार बार कह चुकी हैं इस चीज़ की। अब फ़ायदा क्या उठाती हैं? वो किसी एक जमात का झंडा लगा देंगी अपनी डीपी के ऊपर और फिर हमारी कौम भी तो माशाल्लाह ना वो वैसे ही उसे कॉपी पेस्ट एज रिसीव एज कॉपी पेस्ट की तरह उसे चलाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जाना चाहे उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे लिए ये 2025 भी बिलखसूस बड़ा फ़ख्र का साल है। अल्लाह करे कि 26 भी ऐसा रहे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की तारीफ़ें होती हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की। और उसके साथ साथ अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज की तारीफ़ें जो हैं वो तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो मैं अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखना चाहूँगी कि क्या कभी पाकिस्तानी सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा? इस्लामाबाद की सियासत एक बार फिर मुज़ाकिरात और महाजराई के बीच फंस चुकी है। एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान वज़ीर आज़म की पेशकश पर आमादा है और नई मिसाक, शफाफ इंतखाबात और पार्लिमानी बालादस्ती की बात हो रही है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पीटीआई मुकम्मल इनकार पर खड़ी है। तारिक ज़ुबैर साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी, अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान मुज़ाकिरात पर आमादा है तो क्या समझते हैं मसला कहाँ पे आ रहा है? आप देखें तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन में कितने लोग शामिल हैं? 3 लोग हैं, महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास और हमारे भाई मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर। ठीक है जी, तीनों कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। तीनों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर का खैर मकदम किया और मैं मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर को की बात को हवाला देते हुए कहूँगा कि हम तैयार हैं। और दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। क़यादत है
बज़ाहिर तो हमारे भाई बैरिस्टर गौर के पास है, लेकिन मुझे उनको एक ख़िताब मैंने दिया हुआ है, वो उनके सामने बात करके वापस ले लूँगा उनसे वो ख़िताब, कि वो सलाहियतों के हवाले से था जी जी। कि उनमें वो सलाहियतें किस शख्सियत की हैं। तो वो उसमें अब वहाँ डोमिनेशन कौन कर रहा है? अलीमा ख़ान कर रही है। अलीमा ख़ान कहती हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बिल्कुल हम बात नहीं करेंगे इनसे, जो हमारी पार्टी का बंदा भी मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार होगा, वो मीर जाफ़र होगा, वो मीर सादिक होगा। तो ये एक ज़माने में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कहते थे कौम का बाप होता है आर्मी चीफ, और बाद में उसे उसके एहसानों का बदला दिया कि वो मीर जाफ़र मीर सादिक तक कहा उसको। तो इनकी पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हाउस जब तक इनका अपने इन ऑर्डर नहीं होगा, हाउस इन ऑर्डर आप चलने तो दें सर हाउस को। एक मिनट ठहरे ना भाईजान, आपकी बात को आपका पॉइंट भी आवाम के सामने रखेंगे। मेरी बात को मुकम्मल होने दें। जी तारिक साहब। फिर दूसरी तरफ फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी हैं, वो एक मिशन लेके चल रहे हैं मुफाहमत का, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है जिसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया, और जवाब दिया भी नहीं जाएगा। वो जब बात होगी तो देखिए कि जी कोट लखपत जेल में जितने भी कैदी हैं उसमें शाह महमूद साहब को अभी तक सज़ा नहीं हुई, बाकी सबको सज़ाएँ हुई हैं, जिनमें यास्मीन राशिद हैं, सरफराज चीमा साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब हैं, कि इन्हें पैरोल पे रिहा कर दिया जाए। तो पैरोल पे रिहा करने का जो है इस तरह के खतूत से नहीं होती। ये हजरात अगर पैरोल पे रिहाई चाहते हैं, मेडिकल ग्राउंड है या उनके किसी अजीज़ की डेथ हो जाए, ये 3-4 तरीक़ाकार कानून के मुताबिक है। शकील करार साहब मज़ीद वज़ाहत से आपको बता देंगे। उन्होंने ख़ुद कोई ख़त नहीं लिखा, ख़त लिखवा रहा है आउटसाइडर, फवाद चौधरी लिख रहा है या वो लिख रहे हैं, वो नेगोशिएशन इख्तासर दे रहे हैं कि हमारे पास मैंडेट है शाह महमूद कुरैशी का कि हम उनको रिहा कराना चाहते हैं, और हुकूमत भी इनके साथ अंगेज है फवाद चौधरी के साथ। अब बात है पीटीआई ने ख़ुद भी कन्फ्यूजन से निकले ना, एक तरफ आप धमकियां देते हैं, एक तरफ आप ट्विटर अकाउंट से प्रोपेगेंडा करते हैं। हो सकता है अलीमा खानम के पास कोई और रास्ता हो कि वो समझती हो कि मुज़ाकरात के अलावा भी कोई और तरीका है पीटीआई को रिहा करने का। मैं अभी उस रहनुमा का नाम नहीं लूँगा, जी। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अभी चंद दिन कबल मुझे मिले एक शादी में, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो बात की, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की जो फैमिली है वो ही उनकी रिहाई नहीं चाहते, वो ही नहीं चाहते कि हम मुज़ाकरात की तरफ कभी बढ़ते हैं, कोई रास्ता बनाते हैं, कोई और कोशिश करते हैं, तो वो आके ऐसी लाइन देते हैं, ऐसी बात करते हैं। वो कहते हैं इन्हीं उनकी ख़ानदान की एक खातून ने मौलाना फजल रहमान को दूर कराया, हालांकि मौलाना फजल रहमान के साथ गुज़श्ता साल बड़ी अच्छी बातचीत हो गई थी और वो किसी हद तक तैयार हो गए थे ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा बनने के। अब इनके पास स्ट्रीट पावर वो वाली नहीं है जो मौलाना के पास है, बस केपी में जलसा खेलते रहेंगे, बयानबाजी चलती रहेगी, और 8 फरवरी आ जाएगा, फिर 8 फरवरी को देखा जाएगा क्या करते, फिर क्या होगा। शकील करार साहब आपके जानिब बढ़ूंगी। मुज़ाकरात की बातें तो होती है, जब हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की बातें करती है, पहले भी हम ये चीज़ ऑफ एंड ऑन ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई की बातें तो होती हैं, लेकिन हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की कोशिशें कर रही है, हुकूमत बार बार मुज़ाकरात के पेशकश का दावा करती है। तो क्या समझते हैं कि असल मसला आ कहाँ रहा है? नीयत का कोई फ़र्क है, एतमाद का फुकदान है, या क्या समझते हैं कि इस खला को कौन पुर करेगा? जी बिल्कुल, इसमें मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ एतमाद का फुकदान भी है, नीयतें भी ख़राब है और अमल भी ख़राब है। तो उसमें ये मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और सिर्फ सियासी स्कोरिंग हो रही है। और देखें, हम सहाफ़ी लोग किसी पार्टी के तर्जमान नहीं बन सकते, ना हमें होना चाहिए। हमें एक तज़िया, हमने आवाम को हक़ाइक़ बताने, और हम अगर किसी तरफ झुकाव रखते भी हैं तो उसको अपने ज़ात तक रखें और उसको आवाम में उसकी अफवाहसाजी फैक्ट्री है या जो भी आप कह लें कि उसका हिस्सा ना बने। हमें फैक्ट बताना है। फैक्ट ये है कि एक तरफ एक जो ग्रुप है 4-5 लोगों का, वो ख़ुद से जाके लाहौर में मुलाकातें करके वो दावा कुछ और करते हैं। अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए तो हुकूमती वज़रा के आप पिछले 1 माह के बयान उठा कर देख लें, उनमें भी तज़ाद पाया जाता है, मुख्तलिफ बयान हैं। एक मिनिस्टर का बयान मुख्तलिफ होगा, दूसरे का मुख्तलिफ होगा। फिर अब ये बात सामने लाई जा रही है और बड़े ज़ोर से लाई जा रही है कि 11 मरतबा हुकूमत की तरफ से पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी गई है। अब आप ये देखें कि 11 मरतबा हुकूमत के किस रहनुमा की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई, आप उसकी तस्दीक करना चाहेंगे?
बता दें हमें कि किसने 11 मरतबा ऑफ़र की है। और फिर बात फिर वो ये है कि आप, जैसे कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा ने एक चैनल से गुफ्तगू में कहा कि जो मुज़ाकरात होते हैं उसमें कुछ लेन देन होता है सियासी तौर पर, कि अगर हम आपको ये कर दें तो आप इसके बदले में आप क्या करेंगे, वो सियासी मुज़ाकरात होते हैं। तो बात फिर वो आ जाती है कि आप अगर कहते हैं हम बानी PTI को हम रिहा करते हैं, तो फिर बात इनसे बनती PTI वाले बात करने बैठेंगे। फिर आप रिहा करने के लिए आप तरीक़ार बताएंगे कि कैसे होंगे रिहा, और उसके बाद उन पर क्या पाबंदियाँ होंगी, पाकिस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान से बाहर उनको भेज देंगे। तो ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। पहली बात तो है कि हुकूमत आके बाकायदा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का दावत देना उससे पहले भी दावत दे चुके हैं। जब अपने गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान की बहनों को रोका गया था और मारा गया था, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जी मैं इनसे मुज़ाकरात करूँगा, मिलूँगा, लेकिन ना मुज़ाकरात हुए ना मुलाकात हुई। आपको अगर पॉजिटिव जस्टर मिल रहा है PTI की तरफ से, तो आप हुकूमत को चाहिए कि आप ये भी एक स्टेप आगे बढ़ें और अपनी कोई टीम बना दें, कमेटी बना दें, जो इनसे एक दफ़ा बैठ के बात तो कर ले, और उनकी जो मुतालबात है वो उनसे तहरीरी तौर पर ले लें, और अपनी जो बात है वो उनको बता दें। फिर उसके बाद अपने प्राइम मिनिस्टर जाके बात करें, उनको बताएं कि ये डिमांड्स हैं और इन डिमांड के हम कहाँ तक उनको पूरा कर सकते हैं, अगर तो आप संजीदा हैं। अगर इसी तरह ही सियासी मेला लगाना है तो लगाते रहे, और हमारी दुकान भी चलती रहेगी, हम लोग भी रोज़ाना तबसरे करते रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा और प्रेसिडेंट ने ये कहा और PTI ने ये कहा। बात अगर करनी है संजीदगी से, तो फिर हुकूमत भी एक स्टेप आगे बढ़े, बातचीत करना चाहती है तो फिर आगे बढ़े और कुछ उनको देना पड़ेगा। अब PTI क्या डिमांड कर रही है? खान की रिहाई। अब खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी? नहीं, रिहाई नहीं, अब मुलाकात की डिमांड है। देखिए, मुलाकात एक आर्जी बात है, वजाहत कर लें। मुलाकात आर्जी बात है, वो आज की मुलाकात है, कल मुलाकात, वो तो चलती रहेगी। आप ये देखें ना कि खान की रिहाई कैसे मुमकिन होगी? सज़ा याफ्ता है, सज़ाएँ माफ़ होंगी, कैसे होंगी? क्या जिस तरह नवाज शरीफ की सज़ाएँ माफ़ हुई उस तरह होंगी एयरपोर्ट पे, या आप जेल में बायोमेट्रिक हो जाएगा? तो आप बात वो करें जो फैक्ट है और जो मुमकिन तौर पर हो सकती है, या जो जिस पर अमल दरामद हो सकता है। खान को इन हालात में कोई नहीं छोड़ना उन्होंने, और उसके जो फैसले हैं वो जिससे बताया जा रहा है, वो बाज़ हमारे जो बाखबर सियासी लोग हैं वो आके खबरें देते हैं मीडिया को, तो वो ही बात कह चुके हैं कि खान की रिहाई फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। वो हमें भी नज़र आ रहा है कि मुमकिन नहीं है, जो सियासी हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं और PTI का जो उस पर रद्दमल आ रहा है। हाँ, एक बात तो हकीकत है कि जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई, कौमी कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जा रहा है इधर के PK हाउस में, तो उसमें कोई वाज़े तौर पर ये जो लीडरशिप है PTI की या अपोजिशन की, वो वाज़े तौर पर कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं दे पाई आवाम को। तो की जा रही थी उससे कि कोई ना कोई वो अपने प्लान देंगे कि वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कोई धरने दे रहे हैं चौराहों पे, शहरों में या फेडरल इस्लामाबाद में। तो कोई वाज़े इन्होंने अपना लाइन ऑफ एक्शन नहीं दिया, और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए एक मैसेज जारी कर दी, जिससे PTI के लोगों में, आम लोगों में एक मायूसी सी सूरत फैली है। और इसको अगर तकवीत मिलती रही तो फिर शायद मौजूदा क्या एक मायूसी की शकील करार साहब, मायूसी की आपने बात की है, तो कहीं ना कहीं सगीर चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से तो मुज़ाकरात की बातें की जाती हैं, जिस तरीके से तारिक सुमैर ने भी कहा कि अलीमा खान जो हैं उनकी जानिब से ये कहना है कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो PTI में, मतलब हम में से नहीं है, कुछ इसी तरह के वर्ड्स हैं उनके जानिब से जो कहे गए हैं। PTI की जानिब से मुज़ाकरात को दोगलापन करार दिया गया है। क्या आप समझते हैं ऐसा कुछ है? क्योंकि एक तरफ तो ये मुलाकातें जो है हुकूमत की जानिब से नहीं करवाई जा रही PTI रहनुमाओं की, या जिस तरीके से KP के जो सुहेल आफरीदी हैं उनकी भी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई जो PTI कह रही है कि ये एक दोगलापन है, ये वाकई कोई दोगलापन है? देखें, पार्टी में जो है एक फ्रंट फुट की आदत होती है, एक उसके बैक पे की आदत होती है, और एक की आदत ऐसी भी होती है जिसने फैसला साजी में अपना अहम किरदार अदा करना होता है। अब जो PTI की सारी क़यादत है वो आलमोस्ट वो जेलों में है, और जो मौजूदा क़यादत है उनको लगाया हुआ है इन्होंने जलसे जुलूसों पे और बयानात पे। तो बेसिक जो अब डिसीजन मेकर है वो अलीमा खान है और कुछ और लोग हैं, और जब तक ये चीज़ अलीमा खान के ज़रिए आगे नहीं बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको हमेशा ना में ही जवाब मिलेगा। ये एक अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया है, और बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेशकश की गई है। तो वज़ीर आज़म और क्या कर सकते हैं? जेल में जाके किसी से माफ़ी मांगेंगे?
अब देखें कि आप कौन से माफी मांग ले, चले देखें जेल में जाए, कौन सा किस चीज़ की माफी मांगनी है। देखें वो उनको भाई भी तो 9 मई पे पहले वो माफी मांगे ना मैं कौम से, गुजारिश कर जिन्होंने रहा 9 मई किया है। बारह मई वाले सकी चौधरी साहब, सकी चौधरी साहब, आप अपना आप जी, मेरा आप टाइम मत लें जी, मैं पहले अपने आप बयान जी बंद- सर, आप अपना पॉइंट रखिए। जी अच्छा देखें, बात ये मैं कर रहा था कि किसी ने जाके जेल में किसी से माफ़ी तो नहीं मांगनी। जी मुज़ाकरात किस तरह होते हैं, आप एक पैगाम ही भेजते हैं ना, एक कमेटी बनती है ना लोगों की, और वो सियासी कमेटी है, कोई उसमें एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, कोई उसमें फ़ौज या उसमें पुलिस या इधर उधर के लोग तो नहीं है, सियासी लोग हैं सारे, सियासी तरीके से बातचीत का अमल आगे बढ़ता है ना। जी। तो जो नवाज शरीफ की कह लें कि मुफाहमत हुई थी या नून लीग के साथ मुफाहमत हुई थी, तो वो किस तरह हुई थी, वो भी एक सियासी तरीके से ही हुई थी। तो मसले का हल तो सियासी तरीके से ही निकलेगा, क्योंकि मुल्क में जमहूरियत है, हम बिलीव करते हैं कि जमहूरियत है, और अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत पीटीआई को भी मान लेनी चाहिए, और अब पीटीआई को ये तस्लीम करना चाहिए कि जो उन्होंने हुकूमत की, उनको एक चांस मिला था, गो कि वो फिर अनलकीली कह लें कि वो या डिलीवर नहीं हो सका या वो अपने टेन्योर पूरा नहीं कर सके किसी भी वजह से, वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन कम से कम पीटीआई को ये काम नहीं करना चाहिए था जो अब हो रहा है कि अब अगर आपको कोई मुलाकात के लिए वक्त नहीं दे रहा तो आप इंडियन चैनल पे बैठ के क्या उस हवाले से प्रेशराइज़ करेंगे गवर्नमेंट को या हमारी स्टेट को कि जी मुलाकात नहीं हमें होने दे रही, और आप इंटरव्यू नशर करेंगे वहाँ पर हमारे भारतीय मीडिया पे, जो हर वक्त हमारे जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो ढूंढता है, और कितना बड़ा ये नेगेटिव पॉइंट था। फिर आप एलन मस्क जो हैं उनसे जाके ट्वीट के ज़रिए रिक्वेस्ट करेंगे कि ट्रोलिंग करें, तो इस तरीके से मुज़ाकरात होंगे। ये तरीक़ाकार मुज़ाकरात में किसी तौर पर भी जो है कारामद साबित हो सकता है। ये जो सियासी बसीरत रखने वाला कोई भी एक इंसान है, मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के मसाइल से तो नहीं, एक तरफ तो आप फुल अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात नहीं है, बानी पीटीआई की रिहाई है, ठीक है, होनी चाहिए, आप उसमें कोशिश करें क्योंकि वो आपके लीडर हैं, आप बिल्कुल कोशिश करें, लेकिन कोशिश करने के लिए आपको अंदाज़ भी एक अच्छा अपनाना चाहिए, एक जमहूरी अंदाज़ होना चाहिए। एक देखें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान एक कमेटी बनाई है, वो किस लिए बनाई गई है? अगर आप मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ एग्जेक्टिव पेशकश कर रहा है भाई, तो उससे बड़ा अब कौन सा होता है जो आगे आपको कहेगा। याद सादक साहब मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं, दर्जनों मरतबा कह चुके हैं कि आए मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे चैम्बर के दरवाजे खुले हैं, और उन्होंने इसमें मुफाहमत पैदा करने की कोशिश भी की। तो आप जब किसी की बात नहीं मानेंगे और आप अपने एक कह लें कि उसी एजेंडे पे ही रहेंगे कि हमने ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, तो फिर बात कैसे बनेगी? फिर तो जाहिर सी बात है 9 मई भी आएगा और आगे आगे आपके खिलाफ मुकदमात तो पहले से दर्ज हैं। 9 मई के जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज हैं जी, ठीक है, 3 बराह रास्त हैं, 5 उनके खिलाफ बयानात की बुनियाद पर जो है वो नामजद है मुलज़म उसमें, तो उनका ट्रायल भी चल रहा है। तो आप देखें कि फिर एक तरफ तो आपके इस पॉइंट को जरूर फॉलो अप करेंगे सकीर चौधरी साहब। असगर चौधरी साहब, आपके जानिब बढ़ना चाहूँगी कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुज़ाकरात पर आमादा है, तो हम देखते हैं कि इस वक्त जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो इस चीज़ को, इन मुज़ाकरात को मानने से इनकारी है। जिस तरीके से तारिक ज़ुबैर साहब ने भी ये चीज़ सामने रखी कि उनकी जो बहन है अलीमा खान, वो भी इससे इनकारी हैं। क्या समझते हैं कि ये क्या बानी पीटीआई को वाकई इन तरीक़ों से उनको रिहाई मिल सकती है? जी बहुत शुक्रिया आकाशा, यकीनन मुझे 2 मिनट मिल जाएंगे कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूँ। देखें, एक तो मैं सबसे पहले ज़रा तस्दीक कर दूं तारिक साहब की कि सिर्फ ये 3 लोग नहीं हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में, बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके अंदर है, और असद कैसर वहाँ पर जो इस वक्त सदर भी हैं वहाँ पर। देखें, जो मेरे वज़ीर आज़म साहब, जैसे चौधरी साहब ने जिक्र किया कि 13 मरतबा कह चुके हैं, या तो मेरे वज़ीर आज़म साहब बहुत ज़्यादा मेरे मतलब वज़ीर आज़म का मतलब नहीं, या तो बहुत ज़्यादा मासूम हैं या फिर पूरी कौम को ही वो मासूम बना रहे हैं। देखें, एक जानब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी हम मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं उन्हें, और दूसरी जानब उसी रात अडयाला जेल के बाहर जो बानी पीटीआई हैं उनकी जो बहनें वहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके ऊपर आप वाटर कैनन भी इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ तो जस्टर आप भी दें ना, एक कदम चलें, आप भी आगे आ जाएँ ज़रा। आपने जो तैयार हो गए थे 24 नवंबर 2024 को बानी पीटीआई को रहा करने के ऊपर, आपके मुज़ाकरात हतमी मरले में दाखिल हो गए थे। ये तो पीटीआई वालों का आप शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने उस सारे मामले को सबूताज किया, नहीं तो आज वो अडयाला वाले ने बनीगाला बैठा होना था।
तो आप तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए। उस वक्त आप उन्हें सुबह 6 बजे आज़म स्वाति को भी भिजवा देते थे, वो बैरिस्टर सैफ है उसे भी वो भी पहुंच जाते थे, अली अमीन गंडापुर भी। आज आप फैमिली की भी मुलाकात नहीं होने दे रहे और आप ये कह रहे हैं जी बायरा की बयानबाजी। ये बयानबाजी हमेशा से होती रही है। देखिए 2025 की कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं। आपको मार्का हक की कामयाबी मिली, कल आपको PIA को आपने फ़रोख्त कर दिया, वो आपको कामयाबी मिली और ये तारीखी कामयाबी आपको मिली। वो कामयाबी कैसे? अरबों रुपए के असासे उसके और 135 अरब कामयाबी समझते हैं आप? जी, इन्वर्टेड कामा ही उस कामयाबी समझे उसे कि अरबों रुपए के असासे और 135 अरब पे आपने उसे बेच दिया, जैसे OLX के ऊपर 2025 में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिली पाकिस्तान के लिए। तो बात यह है कि फवाद चौधरी एक अच्छी काविश कर रहे हैं। आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आप एक स्टाम्प पेपर के ऊपर एक पार्टी के जो कायद हैं उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए भिजवा देते हैं। अडियाला वाला तो बीमार भी नहीं हुआ कि चलें आप उसे कहीं बाहर लेकर आएँ। जब ज़रूरत पड़ती है तो आप बायोमेट्रिक एयरपोर्ट के ऊपर ही मंगवा लेते हैं। तो आज क्या है कि पैरोल के ऊपर आपको रहा करने में उस पर क्या बात है? आप थोड़ा सा तो कम से कम एक कदम आगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं जनाब कि हमें इन्हें मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। राना सनाउल्लाह कहते हैं बागियों से बात नहीं कर सकते। तो बात करें तो करें किससे? देखिए दूसरा हलीमा खान या बाकी जो 2 बहनें हैं वो बहनें हैं भाई, उनका जो एक जज्बाती लगाव है अपने भाई के साथ, वो अपने भाई के लिए सड़कों के ऊपर निकली हैं। वो पार्टी नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, ऑलरेडी एक पार्टी मौजूद है। ये अलग बात है कि उस पार्टी ने आजकल सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है। मतलब जहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब जैसे तारक साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, माइंड कर जाएंगे मेरी बात को, मतलब इतने मासूम शख्स है कि हर कोई उन्हें वर्गला लेते हैं। ना उनसे पार्टी चलती है, ना वो पार्टी का इलेक्शन करवाने दे रहे हैं। ख़ुद काबज़ हुए हैं, अगस्त 2024 से स्टे लेके रखा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट से। तो मामला तो यहाँ पर ख़राब होंगे ही। दूसरा देखें बार बार 9 मई का, बिल्कुल 9 मई जिससे किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ 12 मई के ऊपर भी ज़रा नज़र मार लें। 12 मई जिन्होंने किया था उनको किनको सज़ा मिली, उसको भी ज़रूर फॉलो अप करेंगे। और नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।